नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही मची है। कई इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मीडिया में और आम जनमानस में इस पूरी त्रासदी को बाढ़ की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपके सामने आकर के एक बात का खुलासा करूं। सिर्फ 1.25 साल का छोटा सा अंतराल और 2 बड़े महाविनाश, ये संयोग नहीं है, ये ढर्रा है, पैटर्न है। और भारत में बैठे हम ये न सोचें कि ये सिर्फ हमारे पड़ोसी भर की त्रासदी है। ये किसी एक देश की, किसी क्षेत्र की बाढ़ नहीं है। ये हमको ट्रेलर दिया जा रहा है। और पिछले 20 साल से तो कम से कम मैं ही आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि बाकी सब मुद्दे छोड़ दो, कोई मुद्दा जरूरी नहीं है। सुबह के 9 बजे हैं। नेपाल की त्रिशूली नदी, उसके किनारे के बाजार खुल रहे हैं रोज की तरह। तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ रहे हैं। मजदूर जल विद्युत योजनाओं पर काम शुरू कर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे रोज़ की तरह एक और सुबह। और तभी पहाड़ गरज उठता है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ ज़िले में एक ग्लेशियर से बर्फ़ और चट्टान का विशाल हिमस्खलन टूटकर गिरा। उसने लिंडेखोला नदी का रास्ता रोक दिया। बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर ग्लेशियर से टूटकर गिरा और नदी के रास्ते में गिरा। उसने नदी का रास्ता रोक दिया। पानी रुका, पानी ठहरा, इकट्ठा हुआ। और इतना पानी जब इकट्ठा होगा तो फिर वो अपने किनारों को, बांध को तोड़ेगा। और उसने तोड़ा और फिर एक साथ इतने पानी का बहाव आया कि वो सब कुछ बहा ले गया। गांव के गांव, पुल, सड़कें, 6 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, सब कुछ। मैं अभी बोल रहा हूँ और इस वक्त नुकसान की अभी गिनती चल ही रही है। आशंका है कि 300 से अधिक जानें जा चुकी हैं और ज़्यादा दुखद ये कि 1300 से अधिक लोग अभी लापता हैं, जिनके जीवित मिलने की संभावना हर बीतते घंटे के साथ कम होती जा रही है। ये जो लोग लापता हैं इसमें 700 से अधिक तो विदेशी हैं और उनमें अधिकांश भारतीय तीर्थयात्री हैं जो कैलाश की यात्रा पर थे। पहाड़ ने किसी का पासपोर्ट नहीं देखा। प्रकृति का कहर देशों की सीमाओं और राष्ट्रीयताओं का सम्मान नहीं करता। मीडिया में और आम जनमानस में इस पूरी त्रासदी को बाढ़ की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। छप भी यही रहा है, नेपाल की बाढ़ में इतने लोग बह गए, इतना नुकसान हुआ, इतनी दुखद मौतें हो गई, उसको बाढ़ की तरह दिखाया जा रहा है। और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपके सामने आकर के एक बात का खुलासा करूं, जो कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। आम जनता को बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो बात उतनी सफाई के साथ सामने नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बाढ़ इसको मत कहिए जैसे हम आम तौर पर बाढ़ को देखते हैं। बारिश नहीं हुई थी उस दिन। अगर ये बाढ़ है भी तो ये बाढ़ असामान्य है, क्योंकि ये बारिश का परिणाम नहीं थी। बारिश हुई ही नहीं थी उस दिन, बादल नहीं फटा था। ये आपदा आसमान से पानी के रूप में नहीं उतरी थी। ये आपदा पहाड़ से उतरी थी। ये आपदा ग्लेशियर से आई है, बादल से नहीं आई है। ग्लेशियर टूटा था और ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा जाकर के नदी के रास्ते में पड़ गया था अवरोध की तरह। और ग्लेशियर क्यों टूटा? क्योंकि हिमालय तप रहा है। ये है वो कोण जो आम जनता को पता होना चाहिए। हिमालय गर्म हो रहा है और आप जानते हैं, बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा हो, उसको आप गर्म करेंगे तो बर्फ़ टूटने लगेगी, ये हम जानते हैं।
ग्लेशियर इसलिए टूटा क्योंकि हिमालय तप रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसी लिंडेखोला में 14 महीनों में ये दूसरी बाढ़ है। पिछले साल तिब्बत की हिमनद झील उच्च तापमान से बिल्कुल इसी तरह फट पड़ी थी। उसी वर्ष एवरेस्ट क्षेत्र के थामे गांव में भी 2 झीलें फटीं। सितंबर 2024 में नेपाल ने 1970 के बाद की, माने पिछले 50-60 सालों की सबसे भीषण वर्षा झेली, और 300 से अधिक मौतें तब भी हुईं। एक ही छोटी नदी त्रिशूली, सिर्फ 1.25 साल का छोटा सा अंतराल और 2 बड़े महाविनाश। ये संयोग नहीं है, ये ढर्रा है, पैटर्न है। और भारत में बैठे हम ये ना सोचें कि ये सिर्फ हमारे पड़ोसी भर की त्रासदी है। ज़रा नक्शा देखिए, त्रिशूली नदी तिब्बत से निकलती है, नेपाल से होकर के गुजरती है, और फिर नारायणी बनकर, जिसे हम अपने यहाँ गंडक के नाम से जानते हैं, सीधे बिहार में उतरती है और अंततः हमारी गंगा में मिल जाती है। वही गंडक जिसकी नहरें बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों एकड़ खेतों को सींचती हैं, वही गंडक जिसके किनारे वाल्मीकि नगर बैराज खड़ा है हमारा। जो जल आज रसुआ में तबाही बनकर उतरा है, वही जल कल हमारे खेतों की सिंचाई है, हमारे घाटों की आरती है। जब हिमालय का ग्लेशियर टूटता है तो उसकी गाद बिहार की नदियों को उथला करती है, और उथली नदी हर मॉनसून में और भयंकर बाढ़ लाती है। बिहार पहले से ही भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित राज्य है, और उसकी अधिकांश बाढ़ें नेपाल से उतरने वाली इन्हीं नदियों से आती हैं। चितवन और वाल्मीकि के जंगलों में घड़ियाल और डॉल्फिन इसी जलतंत्र में सांस लेते हैं। यानी त्रिशूली कोई बाहरी विदेशी नेपाली नदी नहीं है, वो गंगा की भुजा है। हिमालय में जो घाव लगता है ना, उसका रक्त मैदानों में बहता है, भारतीय मैदानों में। अब वो प्रश्न पूछिए जो कोई नहीं पूछ रहा, और जिसकी वजह से मुझे वक्तव्य देना पड़ा है। ग्लेशियर को तपाया किसने? अगर इतनी मौतें, इतनी बड़ी त्रासदी ग्लेशियर के तप कर टूटने से हुई हैं, तो क्या ये वाजिब नहीं है कि हम पूछें कि ग्लेशियर को सबसे पहले तपाया किसने? किसी और ने नहीं, हमने, पूरी मानवता ने। सिर्फ नेपाल के लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने। हमारी जीवन दृष्टि ने, जीवन जीने के हमारे गलत सिद्धांतों ने। देखिए, जलवायु संकट कोई तकनीकी समस्या नहीं है, वो कोई बहुत छुपी हुई या कोई गुप्त बात नहीं है। वो आम इंसान की चेतना का संकट है। हम जैसे सोचते हैं, हम जिंदगी को जैसे देखते हैं, हमें जो बातें बता दी गई हैं कि तुम पैदा हुए हो ताकि तुम खूब भोगो और भोग भोग के तुमको खुशी मिल जाएगी, खपत खपत, खरीदारी, खरीदो और खाओ, आगे बढ़ो। तरक्की का मतलब ही है कि तुम्हारे पास और ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसी से तो तय होता है कि कौन सा परिवार कितना आगे है, कौन सा देश कितना आगे है। ये जो जीवन दृष्टि है, ये ज़िंदगी को देखने का जो तरीका है, इसने तपाया है हिमालय को। और ये बात हम स्वीकार करना नहीं चाह रहे। भले ही हमारे सामने लाशों का ढेर लग गया है, पर हम मानना नहीं चाह रहे। ये संकट हमारे अज्ञान से उठा है, इस मूल भ्रांति से कि मैं देह हूँ और देह को भोग के लिए और ज़्यादा सामग्री देते जाना, हैप्पीनेस एंड कंजम्पशन, कंज्यूम मोर टू बी हैप्पी। यही तो ज़िंदगी है, यही हमको समाज बता रहा है, यही हमको मीडिया बता रहा है, यही हमको शिक्षा बता रही है, और यही बात हमको परिवार और परंपरा बता रहे हैं कि भीतर हमारे जो खालीपन है, हम उसको भर सकते हैं बाहर की चीज़ें ला के ज़िंदगी में जोड़ के, बाहर की खपत कर के हम भीतर के सूनेपन को, भीतर की निरर्थकता को भर सकते हैं।
एक और गाड़ी, एक और मकान, एक और वेकेशन, एक और हॉलिडे, एक और यात्रा, खरीदी गई एक और चीज़, घर में रखा गया फर्नीचर का एक और टुकड़ा, एक और गाड़ी, एक और बच्चा। भीतर की हमारी रिक्तता अनंत है ना, तो फिर हमें खपत भी अनंत चाहिए। और यही पृथ्वी पर मौजूद 850 करोड़ इंसान इस वक्त कर रहे हैं। सब लगे हुए हैं अपने लिए अनंत खपत का इंतज़ाम करने में, क्योंकि हमको बता दिया गया है कि जीवन का यही तो उद्देश्य है। और अनंत खपत अगर आपको करनी है तो फिर पृथ्वी को आपको अनंत रूप से जलाना भी पड़ेगा। ये पृथ्वी का जलना ही हिमालय का तापमान है। उसी तापमान से बर्फ टूटी, उसी से ग्लेशियर टूट करके नदी में गिरा, उसी से सैकड़ों मौतें हुई हैं। हिमालय की जो बर्फ है ना, सच पूछिए तो किसी फैक्ट्री की भट्टी में नहीं पिघल रही है, वो हमारी वृत्तियों में पिघल रही है। वृत्ति समझते हो? टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी, द ह्यूमन इगोइक टेंडेंसी। हमारा ही अहंकार है जो तप रहा है और वही सब कुछ गला रहा है, जला रहा है, पिघला रहा है। वो बाढ़ सच पूछो तो बादल से तो नहीं आई, मैंने पहले ही खंडन किया है, वो ग्लेशियर से भी नहीं आई है। वो आई है जिंदगी को देखने के हमारे गलत नजरिए से, वो हमारे मन से आई है। और परिणाम सिर्फ नेपाल में, त्रिशूली, रुसवा में नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं हम छठे महाविनाश, छठे महाविलोपन की कगार पर खड़े हुए हैं, द 6th मास एक्सटिंक्शन। क्यों? क्योंकि वातावरण में हमने कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ा दी है कि अब जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी जो मास एक्सटिंक्शन हुए, 5 मास एक्सटिंक्शंस, उसमें से 3 उसी कारण से हुए थे जो कारण आज मनुष्यता ने अपने सामने पैदा कर लिया है। क्या? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हम ये जानते हैं कि पहले भी जब ये हुआ तो पृथ्वी से लगभग सारी प्रजातियां मिट गईं, लाखों करोड़ों सालों के लिए मिट गईं। और वही कारण हमने आज फिर से अपने लिए पैदा कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वातावरण में पिछले 100 सालों में ही 280 ppm से बढ़ के लगभग 450 ppm होने जा रहा है। प्रजातियां आज उस गति से मिट रही हैं जिस गति को हमने करोड़ों वर्षों में नहीं देखा। जो सामान्य गति है प्रजातियों के मिटने की, प्रतिदिन उससे 10 से 100 गुना ज्यादा गति से प्रजातियों का एक्सटिंक्शन हो रहा है। ये जो पहाड़ अभी कांपा हमारे पड़ोस में, हिमालय हमारा, वो 2 अरब लोगों का जल स्तंभ है। हमारा पीने का पानी वहीं से आता है, हमारे खाने की फसलें उसी के पानी से उग रही हैं। ये किसी एक देश की, किसी क्षेत्र की बाढ़ नहीं है। ये हमको ट्रेलर दिया जा रहा है। ये पूरी मानवता के डूबने की हमको ग्लिम्स दिखाई जा रही है। एक तरह का पूर्वाभ्यास है कि देखो ये जो आज यहां हो रहा है एक सीमित क्षेत्र में, वो अभी बहुत जल्दी पूरी मानवता के साथ होना है। आंकड़े हमारे सामने आज से नहीं कई दशकों से मौजूद हैं। और पिछले 20 साल से तो कम से कम मैं ही आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि बाकी सब मुद्दे छोड़ दो, कोई मुद्दा जरूरी नहीं है। इस एक मुद्दे के सामने बाकी सारे मुद्दे महत्वहीन हैं। सिर्फ इस एक मुद्दे पर भी ध्यान दो, बाकी मुद्दों को बाद में देख लेना। क्लाइमेट क्राइसिस, और वो क्लाइमेट क्राइसिस आ रही है हमारी गलत शिक्षा से, हमारे गलत संस्कारों से, जीवन जीने की हमारी गलत फिलॉसफी से। उसको रोकने का फिर तरीका भी वही है कि उसको वहीं रोको जहां से वो आ रही है। वो इंसान के भीतर से आ रही है। हमें बोल दिया गया है कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि भीतर हमारे क्या है जो इतना खाली है कि चाहता है कि उसको हर समय नए सामान और नए तरीके के मनोरंजन और नए तरीके के एमिशन से उसको भरते रहो। तो मैं आपसे कहता हूं मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ ही क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने का एकमात्र तरीका है। पर आप अभी इस आशा में खुद को बहलाना चाहते हो कि नहीं साहब हम नई टेक्नोलॉजीज़ ले आ लेंगे, हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ ले आ लेंगे। नहीं साहब हम पॉलिसी मेजर्स के द्वारा क्लाइमेट क्राइसिस को रोक लेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजीज ज़रूरी हैं, पॉलिसी मेजर्स भी ज़रूरी हैं, पर वो अपर्याप्त है, उनसे नहीं होगा।
इस समस्या का समाधान इसके मूल में जाकर ही करना पड़ेगा। ये समस्या एक अलग समस्या है, एक बिल्कुल अलग कोटि की विलक्षण समस्या है। ये बाकी समस्याओं जैसी नहीं है। ये इंसान के भीतर से निकली है और इसका समाधान भी इंसान के भीतर ही जाकर करना पड़ेगा। जब तक इंसान खुद को नहीं जानेगा वो पृथ्वी को ही खाता रहेगा, और खा गए हम पूरी पृथ्वी को। सामान्य जीवन जीने वाली हम आखिरी पीढ़ी हैं। आगे वाली पीढ़ियां वैसा जीवन नहीं जी पाएंगी जैसे हम सामान्य कहते हैं। और अगले 50 सालों में, हो सकता है 50 सालों से कम में भी, 20-30 सालों के अंदर अंदर ही पृथ्वी की हमें वो दुर्दशा देखनी पड़े जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बदलाव पहले ही हो चुके हैं, और जो बदलाव हो चुके हैं उनके आंकड़े एकदम उपलब्ध हैं, पब्लिक क्षेत्र में हैं। आप अभी गूगल करके पढ़ सकते हैं। उन सब आंकड़ों को मैं भी आपसे 2 दशकों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, पर हम जैसे शुतुरमुर्ग अपना मुंह छुपाए रहता है खुद को जताने के लिए, कोई खतरा नहीं है। हम खुद को ऐसे बताना चाहते हैं, नहीं नहीं कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, लाइफ एज यूजुअल। लाइफ एज यूजुअल नहीं भाई। आत्मज्ञान ही अंतिम रक्षा है इस पृथ्वी की, इस पर्यावरण की। जो स्वयं को समझ गया, जो अपनी जिंदगी को, अपने मन को, अपने ढर्रों को समझ गया, वो समझ जाएगा कि उसको खाने की, खपत की, कंजम्पशन की इतनी हवस क्यों रहती है। जो खुद को समझ गया, समझो कि उसने पृथ्वी को बचा लिया। नेपाल की बाढ़ एक और कोई समाचार भर नहीं है, वो एक दर्पण है। और हम सबके सामने प्रश्न बस इतना है कि प्रकृति बार बार हमें चेतावनी दे रही है और दर्पण हमारे सामने रख रही है, पर क्या हम में उस दर्पण में अपना चेहरा देखने का साहस और सच्चाई है? प्रणाम आचार्य जी, मैं यूके सिविल सर्विसेज में काम करती हूँ, डिपार्टमेंट फॉर एनवायरनमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स। माय क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एंड रिडक्शन इन क्लाइमेट चेंज। सो जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं वो अवेयरनेस के ऊपर काम करती हैं, रिडक्शन पे बात करती हैं, इनिशिएटिव्स पे बात करती हैं, पर जैसे कि आपने कहा कि फोकस जो है वो ईगो एमिशन पे होना चाहिए, और वो ईगो एमिशन पे नहीं दिखता मुझे। सो हम ऐसा क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और संस्था के लेवल पे भी, दैट वी कैन गेन अटेंशन राइट इन द हार्ट ऑफ व्हाइटहॉल। वो लेंस कैसे चेंज किया जाए कि वो प्रॉब्लम को, जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, उसे ईगो एमिशंस या ईगो प्रॉब्लम देखा जाए, एज अपोज टू अ कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम और अ प्रॉब्लम दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। डेटा ही सामने रखना पड़ेगा। जब तक डेटा की जगह होप है सामने, तब तक तो होप को एंडलेसली स्ट्रेच किया जा सकता है। होप ये रहती है कि हमारे पास आज राइट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इतने ज़्यादा एमिशंस करते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो पुरानी है, पॉल्यूटिंग है, तो इसलिए एमिशन हो रहा है। एक होप ये भी है कि एक राइट टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो कार्बन कैप्चर कर लेगी, तो फिर हम कितने भी एमिशंस करते रहें, फिर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे, एक तरह से क्वारंटीन कर लेंगे। तो हमने सारी बात किस पर डाल दी है फिर कि कमी है। किस में कमी है? टेक्नोलॉजी में कमी है। और दूसरी चीज़ हम डाल देते हैं आमतौर पे कि पॉलिसी में कमी है, कि सही पॉलिसीज़ बना देंगे, सही टैक्स वगैरह लगा देंगे, तो जितनी भी पॉल्यूटिंग चीज़ें होंगी इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो अपने आप एमिशन कम हो जाएगा। जब तक एम्पिरिकल एविडेंस सामने नहीं लाई जाएगी कि ये दोनों ही तरीके काम नहीं कर सकते, होप बनी रहेगी। और एम्पिरिकल एविडेंस हमारे सामने खूब मौजूद है, खूब मौजूद है।
जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा सुलभ बनाई है, एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी का काम एफिशिएंसी होता है, ये तो हम समझते हैं ना। टेक्नोलॉजी का काम होता है किसी भी चीज़ में आउटपुट अपॉन इनपुट को इम्प्रूव कर देना। विद अ बेटर टेक्नोलॉजी यू कैन अचीव द सेम फिजिकल रिजल्ट यूजिंग फ्यूअर मीन्स, अ स्मॉलर डोज ऑफ इनपुट। यही तो काम करती है ना टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी बस यही काम करती है। जो भी काम एक मॉडर्न गैजेट कर रहा है वो काम पहले भी हो सकता था, पर पहले ज़्यादा मुश्किल से होता, ज़्यादा इनपुट लगता। अब कम इनपुट के साथ वही काम हो जाता है। यही है टेक्नोलॉजी का काम। पर हमारे पास साफ साफ डेटा मौजूद है, और हम स्पिरिचुअल विजडम की बात नहीं कर रहे, हम हार्ड डेटा की बात कर रहे हैं। हमारे पास साफ साफ हार्ड डेटा मौजूद है कि फॉर एवरी गेन मेड इन टेक्नोलॉजी the overall consumption has actually risen. हम यहाँ पर हैं, अभी लंदन में मौजूद हैं, और इसको बोलते हैं जेवंस पैराडॉक्स। लंदन में ही पकड़ा गया था आज से लगभग 150-200 साल पहले। स्टीम इंजन जैसे जैसे ज़्यादा एफिशिएंट होते गए, ब्रिटेन में स्टीम इंजन जैसे जैसे ज़्यादा एफिशिएंट होते गए, आप क्या सोचोगे? एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है तो जो इनपुट है उसको तो कम होना चाहिए ना। स्टीम इंजन अगर एफिशिएंट हो रहा है तो कोल की डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कर्व उल्टा देखा गया, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है तो कोल का कंजम्पशन भी बढ़ता गया। बताओ क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ी तो टिकट सस्ते हो गए। एफिशिएंसी बढ़ी तो टिकट सस्ते हो गए। जब टिकट सस्ते हो गए तो, और टिकट ही नहीं, जो फ्रेट था वो भी सस्ता हो गया। जो सामान जानवरों के ऊपर जाता था या कि ऑटोमोबाइल्स पर जाता था या किसी और तरीके से जाता था, वो सारा सामान भी लोकोमोटिव से जाने लगा, तो कोल कंजम्पशन बढ़ गया। सेम थिंग हैज बीन सीन इन ऑटोमोबाइल्स एज वेल। जो आज का ऑटोमोबाइल है, अभी हम कंबशन इंजन्स की अगर बात करें, ईवीज अलग हैं। जो आज का ऑटोमोबाइल है वो 1970s या 80s के ऑटोमोबाइल से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये डेटा मौजूद है। जो पॉलिसी सेटर्स हैं उनके सामने डेटा मौजूद है, पर इस डेटा को क्या नहीं करा जा रहा? एक्नॉलेज नहीं करा जा रहा। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एक्नॉलेजमेंट की है। ये डेटा तो मौजूद है, हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आज का जो ऑटोमोबाइल है वो पुराने ऑटोमोबाइल से कहीं ज़्यादा क्लीन है, लेकिन जो टोटल पॉल्यूशन है वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लीनर टेक्नोलॉजी कंजम्पशन बढ़ाती है, घटाती नहीं है। घटाती नहीं है। बात समझ रहे हो आप? कंप्यूटर्स, आज का जो कंप्यूटर है पहले से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन कंप्यूटिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है वो पहले से कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। जब ज़्यादा एफिशिएंट हो गया तो हर किसी ने हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एआई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया की हर चीज़ के लिए अब कंप्यूटिंग इस्तेमाल हो रही है, मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है। जब कंप्यूटिंग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी तो कंप्यूटिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो पहले से कई गुना बढ़ गया। आप समझ रहे हो बात को? ये जो बल्ब्स होते हैं, पहले बल्ब आते थे 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, अभी एलईडी बल्ब्स होते हैं, ठीक है। वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उससे क्या जो रोशनी देने में, लाइटिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो कम हुआ है? नहीं, उल्टा हो गया है। चूंकि अब वो बल्ब सस्ते हो गए हैं तो इसीलिए वो डेकोरेटिव लाइटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब बिल्डिंग्स रात रात भर जगमगाती रहती हैं क्योंकि एलईडी सस्ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उल्टे बढ़ा और गया। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप चीज़ को सस्ती करिए, उसका नेट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। आप ईवीज की बात कर रहे हो, आप ईवीज ले आओगे तो क्या होगा? और उसमें फ्यूल कम लगता है। फ्यूल कम लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, लोग ईवी खरीद रहे हैं। पहले एक कंबशन इंजन वाली गाड़ी थी, ईगोइक डिजायर ने कहा मुझे 3 गाड़ियां चाहिए क्योंकि इसी से तो सक्सेस और हैप्पीनेस पता चलती है ना, तो उसने एक पेट्रोल गाड़ी छोड़ करके 3 ईवी खरीद लिए। एमिशन बढ़ा या घटा? एक पेट्रोल गाड़ी वर्सेस 3 ईवीज, बढ़ा कि घटा?
और इतनी गाड़ियां हैं तो उतनी सड़कें ही बनानी पड़ेंगी, उतनी सड़कें बनानी है तो पेड़ भी कटेगा, फैक्ट्री भी लगेगी ईवी की, सब कुछ। डिजायर इज द पॉल्यूटर, द ईगो इज द मदर पॉल्यूटर। पर हम ये मानना नहीं चाह रहे हैं। जो पॉल्यूटर है वही कंज्यूमर है, वही वोटर है, वही उसको वोट देता है जिसे पॉलिसी बनानी है। जब मैं ही वोटर हूं और मुझे ही कंज्यूम करना है तो मैं किसी ऐसे को वोट क्यों दूंगा जो मेरा कंजम्पशन माने मेरी खुशी को रोकेगा। मुझे तो ये फिलॉसफी बता दी गई है ना, द पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। मैं ही वोटर हूं और मुझे ये फिलॉसफी बता दी गई है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। मैं जिसको वोट दूंगा वो मेरा कंजम्पशन रोकेगा, मैं सरकार नहीं गिरा दूंगा, मैं ही तो वोटर हूं। तो विल यू एवर हैव अ गवर्नमेंट रियली मेकिंग पॉलिसीज अगेंस्ट इट्स ओन पीपल? तो पॉलिसी रूट भी नहीं चलने वाला, या कि दिखाने के लिए पॉलिसी बना दी जाएंगी। अभी सब देशों के पास अपनी ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, एक के बाद एक COPs चल रहे, 30 COP हो चुके हैं, सबकी अपने अपने। तो सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नियम दिखाते रहते हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तुमने जो किया है उसमें कुछ दम होता तो एमिशंस कुछ कम हुए होते ना। एमिशंस तो हमें 44% कम करने थे, हुए 1% भी कम नहीं। इसका मतलब क्या है? तुम जो ये सब अपनी पॉलिसीज़ दिखा रहे हो, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ दिखा रहे हो, ये वास्तव में अपनी ही और दूसरों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। पॉलिसी रूट से नहीं होने वाला। जहां से होने वाला है वो कोई जादू की बात नहीं है। जहां से होने वाला है उसके लिए मैंने कहा हमारे पास हार्ड एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है। ठीक है, अब इस पे आप अगर अमल नहीं करना चाहते, इसको देखना ही नहीं चाहते, तो ये सिर्फ बदनीयती है। और बदनीयती का फिर कोई इलाज नहीं होता। उसका एक ही इलाज है कि प्रकृति की लात पड़ेगी जोर से, अपने आप सुधरना हो तो सुधरेंगे, मिटेंगे तो नहीं, ज़्यादा डायनासोर बन जाएंगे, जो भी होना होगा होंगे। यही फ्रस्ट्रेशन है आचार्य जी, और इसी वजह से बहुत लिप सर्विस लगता है अभी जब जहाँ काम होता है, पॉलिसीज़ बनाते हैं हम लोग। सो एक्नॉलेजमेंट इज़ द प्रॉब्लम। अवेयरनेस है, बट अवेयरनेस उन्हें है मतलब मेन जो पॉलिटिशियंस हैं, एवरीवन नोज़ व्हाट्स हैपनिंग। सो अवेयरनेस आम पब्लिक को, आम जनता को अगर इस बारे में, मतलब यहाँ पर इस कंट्री में ईगोसेंट्रिक डिज़ायर और इस सब के बारे में बताया जाए, सब कुछ बदलना पड़ेगा। ओके, जिंदगी का जो पूरा फलसफा है ना, वही इनवैलिडेट हो रहा है। आदमी कैसे मान ले, बड़ी समस्या आ गई है। जिन जिन आधारों पर दुनिया भर में सब देशों ने, सब धर्मों ने जिंदगी को खड़ा किया था, वो सब इनवैलिडेट हुए जा रहे हैं। उन्हीं सब ने मिलके ये कार्बन क्राइसिस पैदा करी है। भारत में भी आप क्या बोलते हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये क्या है? कंजम्पशन ही तो है, और क्या है? आप प्रे करते हो तो आप क्या बोलते हो? लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड। आप मुक्ति नहीं मांग रहे, आप सत्य नहीं मांग रहे, आप बोध नहीं मांग रहे, आप प्रेम नहीं मांग रहे, आप अभी भी क्या मांग रहे हो? कंजम्पशन ही तो मांग रहे हो। दुनिया में इंसान ने जब अपना आधार ही कंजम्पशन को बनाया है, और आज एक क्राइसिस खड़ी हो गई है जो कि उन एमिशंस के कारण है जो कंजम्पशन से आते हैं, तो अब आप क्या करो? इस क्राइसिस को रोकने के लिए तो इंसान को ही फंडामेंटली बदलना पड़ेगा। इंसान को अपनी हरकतें नहीं बदलनी, इंसान को अपनी पॉलिसीज नहीं बदलनी, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बदलनी, अपने कर्म नहीं बदलने, इंसान को ही बदलना पड़ेगा। एक लगभग नई स्पीशीज पैदा करनी पड़ेगी जिसकी जिंदगी की फिलॉसफी ही दूसरी हो। अ न्यू ह्यूमैनिटी इज नीडेड। ये ओजोन क्राइसिस जैसा नहीं है कि जहां आपने कुछ पॉलिसीज बना दी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपने कंटेन कर लिए। वहां पर पॉलिसीज इसलिए चल गई थी क्योंकि ओजोन एमिशंस आपकी ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से से आते थे। कहाँ से आते थे? एसी से आते थे, फ्रिज से आते थे। तो आपने कहा इनका जो कूलेंट है और ये इसको बदल दो तो काम बन जाता है। ये जो क्राइसिस है ये फंडामेंटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ जो एमिशन है वो आपकी ज़िंदगी के एक छोटे से सेगमेंट से नहीं आ रहा है, वो आपकी ज़िंदगी की फाउंडेशन से, आपकी ज़िंदगी के सेंटर से आ रहा है। आप जो कुछ कर रहे हो खुशी के नाते, वो सब चीज़ कार्बन एमिटिंग है। कोई अच्छी एजुकेशन क्यों लेने जाता है? ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, ज़्यादा कार्बन एमिशंस करूंगा। और क्या है? और क्या है?
शादी हो गई, खुश हो गए तो क्या करते हो? फ्लाइट लेके चले आते हो हनीमून मनाने के लिए, एमिशंस ही तो करते हो, और क्या करते हो? हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद ही एमिशंस पर है। इसलिए हमसे ये क्राइसिस टैकल नहीं होने वाली, और ये बात हम मानने को नहीं तैयार हो रहे। हमें लग रहा है हम जैसे रहे आए हैं वैसे रहे रहे ही हम कार्बन क्राइसिस का कुछ समाधान निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते ही नहीं हो, क्योंकि द पॉल्यूटर इज कार्बन, और जो कह रहा है कि मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, दैट सॉल्वर इज ऑल्सो ईगो। ईगो इज बोथ द पॉल्यूटर एंड द पॉलिसी मेकर। ईगो इज बोथ द प्रॉब्लम एंड द वन क्लेमिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने नहीं वाली है, बिकॉज ईगो इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम, द ईगो इज द प्रॉब्लम, and removal of the problem would then need removal of the ego, not modification, removal. तो ये एक ह्यूमन क्राइसिस है, ये एक स्पीशीज लेवल क्राइसिस है, जहाँ एक पूरी स्पीशीज को फैसला करना है कि क्या हमें वैसे ही जीना है जैसे हमारा इतिहास था। We will need to unlearn and disown most of our collective history. अगर आप कहोगे कि नहीं, जैसे मेरी दादी सोचती थी मैं भी वैसे ही सोचूंगा, तो क्लाइमेट क्राइसिस कोई समाधान नहीं है। आप कहोगे मैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पर चलूंगा जिन प्रिंसिपल्स पर मेरे जो जातीय आदर्श थे वो चलते रहे हैं, तो कार्बन क्राइसिस कोई समाधान नहीं है। आपको हिस्ट्री को डिसोन करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ इट दैट इज। हिस्ट्री में कुछ बिल्कुल प्यारे दीपक हैं, उनको आप ले लीजिए, बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपने अपना जो कुछ खड़ा कर रखा है, आपको उसकी ओर देखना होगा और कहना होगा नहीं ये गड़बड़ है। आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और बड़ी मेहनत का काम है और ईमानदारी का काम है। ह्यूमैनिटी, मानवता, उतनी मेहनत करने को राजी नहीं हो रही, उतनी ईमानदारी दिखा नहीं रही, एंड द क्लॉक इज टिकिंग। जिनको आसानी समझ में आता, उन्हें तर्क से समझा दीजिए, उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि बात ऑब्वियस है, कॉमन सेंसिकल है। जो टेढ़े लोग हैं, टेढ़ी खीर हैं, उनके सामने हार्ड डेटा रखिए, और बाकियों का उपचार तो मां प्रकृति ही करेगी, उनका कुछ नहीं हो सकता। दिक्कत बस ये है कि जिनका गुनाह है उनसे कहीं ज़्यादा दुख उनको मिलने वाला है जिनका कोई गुनाह नहीं। क्लाइमेट इनजस्टिस इसी को कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बेगुनाह हैं, सबसे ज़्यादा कहर उन्हीं पे टूटेगा, जानवरों पर, पौधों पर, गरीबों पर, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनका अपना कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो झेलने वाले हैं, और जो सबसे बड़े गुनहगार हैं उनको भी तकलीफ़ मिलेगी, पर सबसे अंत में मिलेगी। ये क्लाइमेट इनजस्टिस है। आप क्या कर सकती हैं, आप जानिए। मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, और हर इंसान को अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। आपको सोचना है कि ये जो भयानक मोड़ है जिस पे मानवता खड़ी है, इसमें आपका क्या किरदार है, क्या कर्तव्य है, वो आप जानिए। पर है सबका, है सबका। एक बात तो पक्की है, जो कुछ भी आपने ज़िंदगी के बारे में सोचा है और जैसा आपने जीवन को जाना है, वही वो अपराधी है जिसने इस पूरी पृथ्वी को आज बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। हमारी मान्यताएं, हैप्पीनेस सैडनेस के हमारे कॉन्सेप्ट्स, गुड बैड के हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, ये जो पूरे हमारे डिस्टॉर्टेड वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, ये जो हमारी फेक रिलीजियोसिटी होती है, ये जो हमारी सोशल कन्वेंशंस होती हैं, यही सब है जिन्होंने मिल करके आज पूरे ग्रह को बर्बाद कर डाला। आप इसको डिसोन नहीं करना चाहते तो आप किसी भी तरह के सार्थक क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा नहीं हो सकते। इफ़ यू कंटिन्यू टू लिव बाय हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, राइट, एंड योर बिलीफ्स, you are a part of the problem. थैंक यू आचार्य जी। अपने लेवल पे मुझे लग रहा है
डेटा जितना टाइटली और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सके विद अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज नैरेटिव, एस्टैब्लिशिंग दैट लिंक बिटवीन डिज़ायर एंड कंजम्पशन, तो आई थिंक वही कर सकते हैं और वही करते रहेंगे. एंड डिज़ायर इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी. डिज़ायर कैन बी मेजर्ड. डिज़ायर मेजर की जा सकती है. आप डिज़ायर मेजर करिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमिशन मेजर करिए, आपको सीधा कोरिलेशन दिखाई देगा. और वो सिर्फ कोरिलेशन नहीं है, वो कॉजेशन है. डिज़ायर इज कॉजिंग द एमिशन. और जब ये बात सीधी है, मुझे पता चल गया कि फिर एमिशन की रूट कॉज क्या है, तो मैं उस पर अटैक क्यों नहीं करना चाहता. ये नीयत की खराबी है और कुछ भी नहीं. अब नीयत की खराबी का मैं क्या इलाज बताऊं.